सुप्रीम कोर्ट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बीच जो अनईजी रिलेशनशिप पिछले कुछ सालों में डेवलप हुआ है, उसका एक और इंटेंस एपिसोड हाल ही में देखने को मिला, जब टॉप कोर्ट ने एक सिटिंग कर्नाटका एमएलए की पिटीशन पर सेंटर से रिस्पांस मांगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस केस हियरिंग के दौरान फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी याद किया गया। ये बात छुपी नहीं है कि पिछले कुछ सालों में ईडी पॉलिटिकल और लीगल डिस्कोर्स का सेंटर बन चुकी है। कभी फाइट अगेंस्ट करप्शन के नैरेटिव में, कभी वेपनाइजेशन ऑफ लॉ के एलिगेशंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट का रोल यहाँ सिर्फ रेफरी का नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेनेटल का है। आपको याद तो होगा ही कि रिटायर्ड जस्टिस एसके कौल ने एक हियरिंग के दौरान ईडी को देखकर रिमार्क किया था, यू कैन नॉट कन्वर्ट एवरी केस इनटू अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, द पीएमएलए कैन नॉट बिकम अ टूल ऑफ हैरेसमेंट। एक्स सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने एक और मैटर में कमेंट किया था, द ईडी कैन नॉट एक्ट एज इफ इट इज अबव द लॉ। और अभी के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बार फिर सेंटर के काउंसिल को माइल्डली रिब्यूक करते हुए कहा था, You have great powers, but great powers require great accountability। अब इसी सीरीज का एक और एक्सटेंडेड वर्जन फिर से सामने आया, जब सवाल सिर्फ ईडी की पावर्स पर नहीं था बल्कि उस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पर था जो ईडी के एक्शंस को वैलिडेट करता है, बिना किसी तुरंत जुडिशियल स्क्रूटनी के और बिना किसी जुडिशियल माइंड के। जी हाँ व्यूअर्स, केस का नाम है केसी वीरेंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कम्फर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली एक्सप्रेस किया वो पीएमएलए जूरिस्प्रूडेंस के लिए काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने जब प्ली की सुनवाई की तो देखा कि पिटिशनर, जो कर्नाटका के चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट से एक सिटिंग लेजिस्लेटर हैं, का एलिगेशन है कि ईडी ने उसके सारे एसेट्स, बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ज्वेलरी एंड व्हीकल्स बिना कोई रिटन रीजंस दिए सीज या फ्रीज कर दिए। उनका कहना है कि उसे ना कोई अपॉर्चुनिटी दी गई और ना ही कोई डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पर वो तुरंत कोर्ट अप्रोच कर सके। पीएमएलए के सेक्शंस 20 एंड 21 ईडी को ये पावर देते हैं कि वो प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड्स को 180 दिन तक रिटेन कर सकता है, और इस पूरे पीरियड में कोई जुडिशियल फोरम अवेलेबल नहीं होता जहां लीगैलिटी टेस्ट हो सके। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी एंड रंजीत कुमार, जो एमएलए की तरफ से अपेयर हुए, ने इस स्ट्रक्चर को अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम बताया। रोहतगी ने कोर्ट के सामने कहा कि चैलेंज 2 लेवल्स पर है। पहला, सेक्शंस 20 एंड 21 की वैलिडिटी पर, जो ईडी को बिना रीजंस टू बिलीव फर्निश किए प्रॉपर्टी रिटेन करने देता है, और दूसरा, पीएमएलए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की कॉम्पोजिशन पर, जो इस वक्त एक सिंगल मेंबर बॉडी है और वो भी नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड के साथ। रोहतगी का सबमिशन काफी स्टार्क था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पूरे देश के लिए सिर्फ एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फंक्शन कर रही है, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, और ईडी के लगभग 99% अटैचमेंट एंड रिटेंशन ऑर्डर्स को कंफर्म कर दिया गया है। These figures are from the ED's own website, एडवोकेट रोहतगी ने आर्ग्यू किया, और ये भी ऐड किया कि अथॉरिटी प्रैक्टिकली एक अप्रूविंग बॉडी बन चुकी है जहां इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड का कोई रियल एविडेंस नहीं दिखाई देता। केस में एक और हैपनिंग मूवमेंट भी दिखा जब जस्टिस नरसिम्हा का रिमार्क, देयर अपीयर्स टू बी अ फॉल्ट इन द एक्ट, सिर्फ एक पासिंग ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि पीएमएलए के कोर डिजाइन पर एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बन गया। जस्टिस नरसिम्हा ने यहीं पर वो क्वेश्चन उठाया जो शायद इस पूरे केस का सेंट्रल टेंशन है, कि कैसे एक नॉन जुडिशियल मेंबर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रॉपर्टी राइट्स के इश्यूज डिसाइड कर सकता है। प्रॉपर्टी राइट्स जो आर्टिकल 300A के अंडर प्रोटेक्टेड है, और पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 का कोर है, उन्हें एब्जुडिकेट करना सिर्फ अकाउंटिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज का काम नहीं हो सकता। कोर्ट ने इस कंसर्न को लाइटली नहीं लिया, और इसी वजह से सेक्शंस 20, 21 के साथ साथ पीएमएलए के सेक्शन 6 जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की कॉम्पोजिशन से डील करता है, उसकी वैलिडिटी को भी ओपन कर दिया। बेंच ने पिटीशन में नोटिस इशू करते हुए पिटीशन को उन पेंडिंग मैटर्स के साथ टैग कर दिया जो पीएमएलए के एडजुडिकेशन स्ट्रक्चर की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रही हैं। पिटीशन का एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट ये है कि पीएमएलए का स्ट्रक्चर इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों को वायलेट करता है। आर्टिकल 14 के अंडर आर्बिट्रेरीनेस का टेस्ट लगाते हुए पिटिशनर ने कहा कि जब ईडी बिना कोई रीजन डिस्क्लोज किए, बिना हियरिंग दिए और बिना जुडिशियल ओवरसाइट के प्रॉपर्टी सीज कर सकती है, तो लॉ इनहेरेंटली आर्बिट्ररी हो जाता है। आर्टिकल 21 के कंटेक्स्ट में आर्गुमेंट और भी शार्प है, क्योंकि प्रॉपर्टी सीजर सिर्फ इकोनॉमिक हार्म नहीं करता बल्कि रेपुटेशन, लाइवलीहुड और डिग्निटी को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। पिटीशन में कहा गया दैट द वैक्यूम इनेबल्स इलीगल एंड एक्सेसिव सीजर एंड रिटेंशन इन कंप्लीट डार्कनेस। ये फ्रेज सिर्फ रिटोरिक फ्लरिश नहीं है। प्रैक्टिकली जब किसी के हाथ में कोई रिटन ऑर्डर या रीजंस नहीं होते तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा भी नहीं सकता। जुडिशियल रिव्यू का राइट तब मीनिंगफुल होता है जब आपके पास चैलेंज करने के लिए कुछ हो। इस केस में पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के 2025 के जजमेंट अरविंद केजरीवाल वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट पर भी रिलायंस रखा। उस जजमेंट में कोर्ट ने अरेस्ट के कंटेक्स्ट में क्लियर किया था कि जब एग्जीक्यूटिव पावर इंडिविजुअल लिबर्टी को इफेक्ट करती है तो रीजंस टू बिलीव सिर्फ रिकॉर्ड करना काफी नहीं है,
बल्कि अफेक्टेड पर्सन को फर्निश करना भी जरूरी है। पिटीशन का कहना है कि अगर अरेस्ट जैसे ड्रास्टिक एक्शन के लिए ये सेफगार्ड मैंडेटरी है तो प्रॉपर्टी सीजर, जो इक्वली डिवास्टेटिंग हो सकता है, के लिए भी क्यों अप्लाई नहीं होने चाहिए। यहीं से सुप्रीम कोर्ट और ईडी के बीच चल रही लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन याद आती है। 2022 में विजय मदन लाल चौधरी जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के काफी प्रोविजंस को अपहोल्ड किया था और ईडी की वाइड पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना था। उस जजमेंट के बाद ईडी ने अपनी अथॉरिटी को और एग्रेसिवली एक्सर्ट किया, लेकिन उसके बाद के सालों में कोर्ट ने मल्टीपल ओकेजन्स पर ईडी के कंडक्ट पर डिस्कम्फर्ट भी दिखाया था। चाहे पंकज बंसल केस हो, जहां अरेस्ट के रीजंस कम्युनिकेट ना करने पर कोर्ट ने ईडी को पुल अप किया, या सेंथिल बालाजी और मनीष सिसोदिया मैटर्स हो, जहां प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिरेशन और सिलेक्टिव एक्शंस के एलिगेशंस आए। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली ये सिग्नल दिया है कि पीएमएलए का मिसयूज कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को बिगाड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल जजमेंट इस एवोल्यूशन का एक मेजर माइलस्टोन था, जहां कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ईडी इज नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। इस करंट केस में भी वही थीम रेजोनेट करती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ अरेस्ट नहीं बल्कि प्रॉपर्टी सीजर और एब्जुडिकेशन मैकेनिज्म चैलेंज हो रहा है। एब्जुडिकेटिंग अथॉरिटी का नॉन जुडिशियल कैरेक्टर सुप्रीम कोर्ट के लिए पहली बार इशू नहीं है। ट्राइब्यूनल्स और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के कंटेक्स्ट में कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि जुडिशियल फंक्शंस के लिए जुडिशियल मेंबर्स का होना कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है। मद्रास बार एसोसिएशन लाइन ऑफ केसेस ने रिपीटेडली ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया है। इस कंटेक्स्ट में पिटिशनर ने सिक्किम हाई कोर्ट के 2023 जजमेंट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी वर्सेस जॉइंट डायरेक्टर ईडी पर रिलायंस किया है, जहां कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्ट किया था कि पीएमएलए बेंचेस में जुडिशियल मेंबर्स इंक्लूड किए जाएं। वो जजमेंट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है और प्रेजेंट केस को उसके साथ टैग कर दिया गया है। एडवोकेट रोहतगी ने आर्ग्यू किया कि सिक्किम हाई कोर्ट का व्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बिल्कुल अलाइंड है, क्योंकि लॉ और फैक्ट के सीरियस क्वेश्चंस किसी ऐसे पर्सन के हाथ में नहीं होने चाहिए जिसको जुडिशियल ट्रेनिंग ही ना मिली हो। इस पूरे एपिसोड को अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए तो ये सिर्फ एक एमएलए के ग्रीवियांस नहीं लगते, ये एक सिस्टमैटिक क्वेश्चन है कि क्या ईडी जैसे पावरफुल एजेंसी को बिना इफेक्टिव जुडिशियल ओवरसाइट के काम करने दिया जा सकता है। क्या 180 दिन का पीरियड जहां किसी के पास चैलेंज का कोई मीनिंगफुल फोरम नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल हो सकता है? और क्या एब्जुडिकेशन सिर्फ नाम का एब्जुडिकेशन रह जाता है जब 99% अप्रूवल्स मैकेनिकली हो रहे हों? सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ नोटिस इशू किया है और फाइनल आउटकम आने में वक्त लगेगा, लेकिन जस्टिस नरसिम्हा का ये कहना दैट देयर अपीयर्स टू बी अ फॉल्ट इन द एक्ट पीएमएलए लिटिगेशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर कोर्ट ने एब्जुडिकेशन स्ट्रक्चर और सेक्शंस 2021 पर डीपर स्क्रूटनी शुरू कर दी तो ईडी के ऑपरेशनल मॉडल पर सीरियस इंपैक्ट पड़ सकता है। आने वाली हियरिंग्स में ये क्लियर होगा कि सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए के इस हिस्से को कैसे रीड डाउन करेगी, या एब्जुडिकेटिंग अथॉरिटी के स्ट्रक्चर में जुडिशियल प्रेजेंस मैंडेटरी करेगी या फिर रीजंस टू बिलीव को प्रॉपर्टी सीजर तक एक्सटेंड करेगी। लेकिन इतना तो तय है कि ईडी और सुप्रीम कोर्ट के बीच के ये एपिसोड सिर्फ एक और स्क्रिमिश नहीं बल्कि एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वर्सेशन का हिस्सा है, जहां सवाल ये नहीं है कि ईडी क्या कर सकती है बल्कि ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसे क्या करने की परमिशन देता है। आपका इस पर क्या कहना है? डू टेल अस एंड कीप फॉलोइंग अस।